एवरीवन सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट ले निहान सिंड्रोम। तो आज बेटा हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है, व्हाट आर द कॉजेज, सिम्टम्स, डायग्नोसिस एंड व्हाट इज द ट्रीटमेंट। ठीक है, सो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट थिंग दैट इज द हिस्ट्री। ले निहान सिंड्रोम या जिसको हम लेस निहान सिंड्रोम बोलते हैं, इट इज़ अ रेयर इनबॉर्न एरर ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म। तो प्यूरिन विच इज़ अ न्यूक्लियोटाइड, उसके मेटाबॉलिज्म में अगर जो डिफेक्ट आता है उसकी वजह से होने वाले बहुत सारे डिजीजेज हैं, लाइक गाउट, लाइक SCID एंड लाइक LNS, दैट इज ले निहान सिंड्रोम। नाउ ले निहान syndrome occurs mainly या commonly in males than in females. It was originally described by M. Lesh and W. Nihan. So it is named after the discoverers. In 1964, at Johns Hopkins Hospital, while investigating two brothers aged 4 and 8, they reported severe mental retardation, dystonia. Dystonia means a state of abnormal muscle tone resulting in twisting and repetitive movement of abnormal fixed posture. तो basically mentally retarded मतलब कि lower mental IQ, उसके अलावा abnormal muscle configuration, crystals in urine later identified as uric acid crystals, and self mutilation मतलब कि खुद को harm करने की capability, tendency. The younger brother also had blood in urine, that is hematuria. At the time of the discovery, Michael Lesh was a medical student, while William Nihan was a pediatrician, and biochemical genetist was his mentor. Further studies by Nihan described failure of azathioprine treatment in reducing uric acid level. तो जब उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट करा यूरिक एसिड क्रिस्टल आइडेंटिफाई करने के बाद यूरिक एसिड के लेवल को रिड्यूस करने के लिए, तो उन्होंने देखा कि ये जो ड्रग है वो अपना काम नहीं कर रहा in LNS patients, suggesting that the drug was not converted to biological active form in the body, a reaction catalyzed by HGPRT. तो इससे एक प्रोडक्ट बनता है जिसको जिस रिएक्शन को कैटलाइज करने वाला एंजाइम है HGPRT। अब क्योंकि वो प्रोडक्ट नहीं बन रहा था, तो दिस गिव्स एन इंडिकेशन कि दैट मीन्स मे बी ये एंजाइम जो है वो प्रेजेंट नहीं है। अराउंड द सेम टाइम सीग मिलर showed that the activity of HGPRT was low in RBC. So there was another scientist who discovered कि हाँ RBCs के अंदर जो HGPRT की एक्टिविटी है, दैट इज हाइपोजेंथीन ग्वानिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज। अगर आपने सैल्वेज पाथवे पढ़ा हो प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का, आई विल पुट दैट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सॉरी, नॉट प्यूरिन मेटाबॉलिज्म, प्यूरिन बायोसिंथेसिस। तो अगर आपने प्यूरिन बायोसिंथेसिस में सैल्वेज पाथवे पढ़ा है, तो वहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि वहाँ पे HGPRT जो है, इट इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एंजाइम जो कि IMP को कन्वर्ट करता है GMP में। ठीक है, अराउंड द सेम, सो दिस प्रोवाइडेड एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द इनहेरिटेंस पैटर्न अकम्पनिंग हाइपर यूरिकीमिया फाउंड इन दीज इंडिविजुअल। दैट मीन्स इनके ब्लड में यूरिक एसिड का जो अमाउंट है वो बड़ा हुआ होता है, दैट्स वाई ओनली यूरिक एसिड क्रिस्टल्स आर ऑल्सो फाउंड है। सो अगर हम बात करें कॉजेस की, ले निहान सिंड्रोम इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी और कंप्लीट एब्सेंस ऑफ हाइपोजेंथीन ग्वानिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। तो ये एंजाइम या तो कम अमाउंट में प्रेजेंट है या फिर कंप्लीटली एब्सेंट है या इनएक्टिव है, जिसकी वजह से ये डिजीज, ये कंडीशन आकर हो रही है। और द एंजाइम दैट इज HGPRT इज इनकोडेड बाय द जीन HGPRT1। देर आर मोर देन 100 डिजीजेज रिलेटेड टू म्यूटेशंस रिपोर्टेड इन दिस जीन। इस जीन में होने वाली म्यूटेशन से बहुत सारे डिजीजेज जो है वो हो सकते हैं, दैट मे रिजल्ट इन कंप्लीट लॉस ऑफ एक्टिविटी, absence of the enzyme, shortened half life और change in kinetic properties। इस जीन के अंदर अगर म्यूटेशन होगी तो उससे बनने वाला रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट जो है, ज़रूरी नहीं है वो सिर्फ एब्सेंट हो, वो उसकी डेफिशिएंसी भी हो सकती है, वो कम अमाउंट में भी हो सकता है, वो लेस एक्टिव भी हो सकता है, या फिर उसकी एक्टिविटी, एंजाइम की जो बाइंडिंग कैपेसिटी है, जो उसकी एक्टिव साइट्स है, उसमें हमें चेंजेस देखने के लिए मिल सकते हैं। हाफ लाइफ शॉर्ट हो सकती है, उसका जो मैकेनिज्म है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है, वो चेंज हो सकता है। सो बेसिकली अगर हम कॉज की बात करें तो ये किस वजह से हो रहा है, ये HGPRT1 जीन में म्यूटेशन होने की वजह से जो एंजाइम HGPRT फॉर्म होता है वो नहीं प्रॉपरली हो रहा, विच इज रिजल्टिंग इन ले निहान सिंड्रोम। इनहेरिटेंस पैटर्न की अगर बात करें, इट इज़ एन एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर। एक्स लिंक मतलब ये एक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड है, और ये रिसेसिव डिसऑर्डर है। रिसेसिव डिसऑर्डर का मतलब है कि अगर होमोजाइगस कंडीशन पे अगर दोनों जीन्स के ऊपर, दोनों क्रोमोसोम्स के ऊपर इसके रिस्पॉन्सिबल जीन्स प्रेजेंट होंगे, देन ओनली द डिजीज विल बी सीन। फीमेल्स आर जनरली होमोजाइगस फॉर वाइल्ड टाइप अलील्स और हेट्रोजाइगस कैरियर्स। तो फीमेल्स में अगर हमें ये डिजीज़ देखने के लिए मिल रहा है, दैट मीन्स फीमेल्स जो है वो होमोजाइगस है, उनके दोनों क्रोमोसोम्स के ऊपर ये जीन बेटा प्रेजेंट है। लेकिन मेल्स होते हैं XY क्रोमोसोम। अब Y क्रोमोसोम के ऊपर तो यूजुअली कोई जीन नहीं होता, ये बहुत कम जीन्स होते हैं। और क्योंकि एक एक्स लिंक जीन है, दैट मीन्स अगर मेल के अंदर एक्स में एक के ऊपर एक क्रोमोसोम एक्स है, अगर उसके ऊपर इसके रिस्पॉन्सिबल जीन्स प्रेजेंट हुए, तो दैट मीन्स द मेल विल बी कंसिडर्ड एज अफेक्टेड या इन्फेक्टेड। लेकिन अगर फीमेल होमोजाइगस है, लेकिन अगर फीमेल के सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम के ऊपर इसके जीन प्रेजेंट है, दूसरा नॉर्मल है, तो द फीमेल विल बी कंसिडर्ड एज द कैरियर ऑफ द डिजीज। उनमें हमें, उस फीमेल के अंदर हमें इसके सिम्टम्स नजर नहीं आएंगे, बट येस, ये जो एक्स क्रोमोसोम है, जब इट विल ट्रांसफर टू द फर्दर जनरेशन, इधर द डॉटर और द सन, देन इट विल बी अ कैरियर जीन।
द सन्स गेट द म्यूटेटेड जीन ओनली फ्रॉम देयर कैरियर मदर। तो सन्स को, बेटों को जो ये जीन मिल रहा है वो किससे मिल रहा है? मदर से, क्योंकि सन्स में जो वाई क्रोमोजोम है वो तो फादर से आता है, एक्स क्रोमोजोम किससे आता है? मदर से। और ये जो डेफिशिएंसी है वो एक्स लिंक्ड डिजीज पे है, तो अगर ये एक्स क्रोमोजोम मिला है तो वो कहाँ से मिला है? मदर से। दे आर मोर लाइकली टू सफर फ्रॉम द डिजीज बिकॉज वाई क्रोमोजोम डज नॉट हैव एनी एलील फॉर दिस जीन, देयरफॉर मेल्स आर सेड टू बी हेमिजाइगस फॉर सच एक्स लिंक्ड डिजीजेस। अब अगर हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, तो यहाँ पे हमने कॉज देख लिया कि कौन सा एंजाइम और कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है, प्लस हमने ये देखा ये जो डिजीज है वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है जिसकी फ्रीक्वेंसी हमें मेल्स में ज़्यादा मिलती है। सो इन अ मीटिंग बिटवीन अ कैरियर फीमेल एंड अ नॉर्मल मेल, तो अगर मान लो एक कैरियर फीमेल है, दैट मीन्स, लेट मी गेट अ स्लाइड। हाँ जी, अगर मान लो एक फीमेल जो है वो कैरियर है, फीमेल कैरियर है, दैट मीन्स फीमेल के एक क्रोमोसोम जो है वो अफेक्टेड है, वेयर एज मेल जो है, द फादर पेरेंट और द मेल पेरेंट इज नॉर्मल। तो जब इनके इनके बीच में मीटिंग होगी तो यहाँ पे क्रोमोसोम्स कौन से बन सकते हैं बेटा? ये एक्स वाई, और रेड पेन से मैंने मार्क कर दिया है एबनॉर्मल वाला, ठीक है। अब इसमें जब कॉम्बिनेशन होगा, ये इसके साथ बाइंड कर सकता है, ये इसके साथ, और ये इसके साथ, यहाँ पे हम बना के देख सकते हैं, दिस इज एक्स, this is x, this is x, this is y, so it can be xx, xy, y and, तो अगर आप यहाँ पे देखो, हमें ये पता है xx विल बी द फीमेल, xy विल बी द मेल, ये है फीमेल, ये भी है फीमेल, दो फीमेल में से एक फीमेल के चांसेस हैं कि वो कैरियर होगी, ये है मेल चाइल्ड, ये है मेल चाइल्ड, दो मेल चाइल्ड में से एक के चांसेस हैं कि वो डेफिनेटली वो कैरियर नहीं होगा, वो तो अफेक्टेड ही होगा, ठीक है। तो 50% गर्ल्स एंड 50% बॉयज कैन बी अफेक्टेड थ्रू दिस। सो अगर हम फ्रिक्वेंसी की बात करें, एक कैरियर फीमेल और एक नॉर्मल मेल के बीच में अगर मीटिंग होगी तो 50% चांसेस ऑफ अनअफेक्टेड सन एंड डॉटर एंड 25% ऑफ द चांसेस ऑफ अफेक्टेड सन एंड 25% ऑफ द कैरियर, क्योंकि दो बच्चे जो थे वो तो अफेक्टेड नहीं थे, मतलब कि 50% तो नॉर्मल है, बाकी दो बच्चों में से एक डॉटर अफेक्टेड हो सकती है और एक सन अफेक्टेड हो सकता है। LNS अकर विद अ फ्रिक्वेंसी ऑफ अप्रॉक्स 1 in 3,80,000। अब ये डिजीज़ जो है इट इज़ अ रेयर डिजीज़, हमने इनिशियली ये बोला था कि ये रेयर डिजीज़ है क्योंकि ये बहुत कम लोगों में देखने के लिए मिलता है। हर नॉर्मल कपल के अंदर हमें ऐसा नहीं दिखेगा कि हाँ 25% चार में से एक बच्चे के चांसेस हैं कि उसको LNS हो, ऐसा नहीं है। तो इसकी जो ओवरऑल फ्रिक्वेंसी है वो बहुत कम है। Coming to the symptoms, LNS is characterized by neurological, behavioral abnormalities, moderate cognitive disability and hyperuricemia। तो बेसिकली यहाँ पे न्यूरोलॉजिकल ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर है, बिहेवियर में एबनॉर्मैलिटीज देखने को मिलती है, जो मेंटल डेवलपमेंट है वो प्रॉपर नहीं है, मतलब कि मेंटल डिसेबिलिटी है, प्लस हाइपर यूरिकीमिया, ब्लड के अंदर जो यूरिक एसिड है उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। इट इज़ अ प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर, मतलब ये प्रोग्रेसिव, ये धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है, इसका जो इफेक्ट है वो इंक्रीज होता जा रहा है विद इंक्रीज इन एज। और क्या इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है? ये हमारे न्यूरल सिस्टम को या उस पर्सन के न्यूरल सिस्टम को डैमेज कर रहा है। द नर्वस सिस्टम एंड बिहेवियरल डिस्टर्बेंसेस इंक्लूड इनवॉलंटरी मसल मूवमेंट एंड इररेसिस्टिबल अर्ज टू सेल्फ म्यूटिलेट, दैट इज बाइटिंग ऑफ लिप, टंग, फिंगर एंड हेड बैंगिंग। तो ये सारी चीज़ें जो होंगी वो इनवॉलंटरी मसल मूवमेंट्स हैं या वो इनकंट्रोलेबल एक्शंस जो हैं वो बढ़ते जाएंगे। These symptoms may begin to develop by the age of 2. The increase in uric acid level and urine leads to gout in the advanced stages। अगर यूरिक एसिड का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता रहता है तो उसकी वजह से एक कंडीशन स्टार्ट हो जाती है विच इज़ नोन एज गाउट। तो ये उसका एक सेकेंडरी इफेक्ट हो गया, LNS का सेकेंडरी इफेक्ट हो गया, दैट इट कैन ऑल्सो लीड टू गाउट। दे आर मेंटली रिटार्डेड रेंजिंग फ्रॉम 34 to 49। तो इनका जो IQ है वो बहुत कम है। अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पेशेंट हैव अनीमिया एंड हीमाटूरिया, काफ़ी सारे लोगों में अनीमिया देखने के लिए मिलता है, और हीमाटूरिया दैट मीन्स यूरिन में ब्लड रिलीज होता है। दे एक्सपीरियंस डिफिकल्टी टू सिट एंड कैन नॉट वॉक। मोस्ट अफेक्टेड इंडिविजुअल डाई बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड डिकेड ड्यू टू रीनल फेलियर। तो किडनी के फेलियर की वजह से, क्योंकि यूरिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन बेटा अगर बढ़ रही है तो ओवरऑल वो किडनी की फंक्शनिंग में आता है, तो वहाँ पे किडनी जो है वो डैमेज होना शुरू हो रही है। दैट इज द ओनली रीजन कि ब्लड जो है वो भी यूरिन में हमें नजर आ रहा है, जिसको हमने बोला हीमेटूरिया, ठीक है। सो इन ऐसे पर्सन के, ऐसे लोगों के, द पर्सन विच आर अफेक्टेड फ्रॉम दिस डिजीज हैव लो सर्वाइवल चांसेस। द डिजीज कैन बी कन्फर्म्ड, अगर हम डायग्नोसिस की बात करें, द डिजीज कैन बी कन्फर्म बाय मेजरिंग द एक्टिविटी ऑफ HGPRT इन ब्लड या इन RBCs और एनी अदर टिश्यू। इफ द एक्टिविटी इज लेस देन 1.5% ऑफ नॉर्मल इन सेल्स फ्रॉम एनी टिश्यू इट कन्फर्म्स LNS। अगर सेल के अंदर नॉर्मल सेल्स के कंपैरेटिवली 1.5% से कम एक्टिविटी है, दैट मीन्स वो डिजीज LNS है। करेंटली नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर LNS इज अवेलेबल स्पेसिफिकली फॉर बिहेवियरल एंड न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। लेकिन हम कई बायोकेमिकल चीज़ों को, या हम देख रहे हैं कि उस एंजाइम की वजह से बॉडी के अंदर यूरिक एसिड बढ़ रहा है या और जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, लाइक सिम्टम एसोसिएटेड जो रिलीव्स होते हैं, दैट कैन बी प्रोवाइडेड थ्रू मेडिकल एड। सो द ओवर प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड इज कंट्रोल्ड विद एलोप्यूरिनॉल दैट एलिवेट द गाउटी सिम्टम। दैट मीन्स अगर यूरिक एसिड एक्यूमुलेट नहीं होगा तो गाउट नहीं होगा, उसकी प्रोग्रेशन को हम रोक सकते हैं या डिले कर सकते हैं। प्लस किडनी पे भी थोड़े से इफेक्ट को हम कम कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं, क्योंकि यूरिक एसिड को कंट्रोल करेंगे तो ओवरऑल किडनी की फंक्शनिंग जो है वो अपने आप थोड़ी बहुत मॉनिटर रहेगी।
सो मेटाबॉलिक इंटरवेंशन, दैट मीन्स वाई हाइपरयूरिकीमिया अकर्स इन एचजीपीआरटी डेफिशिएंसी। हमने ये बोला इसमें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो रहा है, बिहेवियरल एबनॉर्मैलिटीज हो रही है, लेकिन उसके साथ हमने बहुत बार ब्लड के अंदर या यूरिन के अंदर यूरिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन के इंक्रीज होने की बात करी। नाउ व्हाई इज दैट हैपनिंग? सो बेटा अगर आपने सैल्वेज या डी नोवो पाथवे पढ़ा है तो आपको पता होगा, या नहीं भी पढ़ा तो एक बेसिक चीज़ है, प्यूरिन सिंथेसिस कैसे हो रहा है। प्यूरिन सिंथेसिस हो रहा है डी नोवो पाथवे से और सैल्वेज पाथवे से, ठीक है। तो अब इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, अगर हम डी नोवो पाथवे की बात करें तो उसमें बनता है सबसे पहले मेन प्रोडक्ट बन रहा है आईएमपी। आईएमपी जो होगा ना वो दो चीज़ें बना सकता है, आईएमपी कैन फॉर्म एडिनिन एंड आईएमपी कैन फॉर्म ग्वानिन, ठीक है। अब ये आईएमपी जो है वो चेंज होता है हाइपोजैंथीन में। हाइपोजैंथीन जो चेंज होगा वो चेंज होगा जीएमपी में, ठीक है। और उसके लिए हमें कौन से एंजाइम की ज़रूरत है, उसके लिए हमें ज़रूरत है एचजीपीआरटी की। तो जैसे जैसे ये हाइपोजेंथीन बनता जा रहा है तो ये हाइपोजेंथीन बाद में किस में चेंज हो रहा है, आईएमपी में चेंज हो रहा है, या ये चेंज हो रहा है किसके अंदर, जीएमपी के अंदर चेंज हो रहा है। और इसमें एंजाइम कौन सा रिस्पॉन्सिबल है, एचजीपीआरटी इन्वॉल्व है। अगर मान लो ये वाला एंजाइम प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन ये हाइपोजेंथीन जो है वो आईएमपी या जीएमपी बाकी प्रोडक्ट्स में चेंज नहीं हो पा रहा, ये किसी और साइकिल में सैल्वेज पाथवे में डी नोवो में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो जिसकी वजह से हाइपोजेंथीन चेंज होता है जैंथीन में और वो फर्दर कैटाबॉलिज्म में दूसरी साइकिल में डिग्रेडेशन में चला जाता है, जिसका वन ऑफ द प्रोडक्ट इज यूरिक एसिड, ठीक है। तो नॉर्मली क्या हो रहा है, एक डी नोवो और सैल्वेज पाथवे के बीच में एक बैलेंस रहता है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो साइकिल के अंदर यूज्ड अप हो रही है, लेकिन अगर यहाँ पे एंजाइम ही प्रेजेंट नहीं है जो हाइपोजैंथीन को चेंज कर सके आईएमपी में या जीएमपी में, तो दैट विल लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ हाइपोजैंथीन एंड विच विल प्रोड्यूस यूरिक एसिड। अगर आप ये वाली पिक्चर देखो तो प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड जो है वो फर्दर किस में कन्वर्ट होते हैं, हाइपोजैंथीन या जैंथीन में, जब वो ब्रेक डाउन भी होते हैं, जब उनका कैटाबॉलिज्म भी होता है। अब ये हाइपोजैंथीन और ये जो ग्वानिन है, ये स्पेसिफिकली अगर हम हाइपोजैंथीन की बात करें, ये वापस चेंज हो जाते हैं, यूज अप हो जाते हैं प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड के सिंथेसिस में, ठीक है। ये किस में हो रहा है, सैल्वेज पाथवे में, विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम एचजीपीआरटी। बट अगर एचजीपीआरटी नहीं है तो ये पाथवे हो गया ब्लॉक एंड हाइपोजेंथीन विल अंडरगो डिग्रेडेशन ओनली एंड इट विल लीड टू द इंक्रीज इन यूरिक एसिड. So the purines, hypoxanthine, guanine are efficiently and economically salvaged directly to nucleotides IMP and GMP. तो बेसिकली हाइपोजेंथीन और गुआनिन जो है वो सैल्वेज पाथवे के थ्रू, मतलब बहुत कम स्टेप्स के थ्रू वो कन्वर्ट हो जाते हैं IMP एंड GMP में विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम HGPRT. द सिंगल स्टेप कन्वर्जन एट द एक्सपेंस ऑफ PRPP विच इज द एक्टिवेट फॉर्म ऑफ राइबोस फॉस्फेट, फॉस्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट. इन केस ऑफ HGPRT डेफिशिएंसी प्यूरिन सैल्वेजिंग ये जो प्रोसेस था वो नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से एक तो प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है. बोथ दीज फैक्टर्स स्टिमुलेट ग्लूटामीन PRPP अमीडो ट्रांसफरेज द कमिटेड स्टेप ऑफ डी नोवो प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस, जिसकी वजह से अब सैल्वेज पाथवे नहीं होगा और अब कौन सा पाथवे होगा, डी नोवो पाथवे. द ओवर प्रोड्यूस प्यूरिन्स आर कैटाबोलाइज्ड टू यूरिक एसिड. तो डी नोवो पाथवे से जो कंटिन्यूसली प्यूरिन्स है वो बनते जा रहे हैं, और जब वो कैटाबोलाइज हो रहे हैं, ज़्यादा अमाउंट में प्यूरिन बन रहे हैं, वो कैटाबोलाइज हो रहे हैं और वो क्या बना रहे हैं, यूरिक एसिड, रिजल्टिंग इन हाइपर यूरिकीमिया एंड लेटर गाउट ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ यूरिक एसिड इन जॉइंट्स. Uric acid crystal eventually led to kidney stone and it also impairs the kidney function. The brain normally has 10 to 20 times the level of HGPRT than liver, spleen और kidney. बाकी organs के comparatively brain के अंदर ना HGPRT ज़्यादा होता है. जब हम न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस पढ़ते हैं, प्यूरिन बायोसिंथेसिस पढ़ते हैं, तब भी हमने पढ़ा था कि सैल्वेज पाथवे मेनली ब्रेन में होता है. क्यों? क्योंकि ब्रेन में HGPRT एंजाइम ज़्यादा है. जो डी नोवो पाथवे होता है बेटा वो मोर एनर्जी कंज्यूम है, उसमें ज़्यादा स्टेप्स है, वो और कॉम्प्लिकेटेड पाथवे है. तो ब्रेन के अंदर जो मेन पाथवे हो रहा है न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस का, दैट इज सैल्वेज पाथवे. तो अगर ये HGPRT एंजाइम नहीं है तो बेटा इसका मतलब सैल्वेज पाथवे इफेक्ट हो रहा है, और अगर सैल्वेज पाथवे इफेक्ट हो रहा है तो दैट मीन्स ब्रेन की जो फंक्शनिंग है वो भी इफेक्ट हो रही है, ठीक है. So the brain normally has 10 to 20 times the level of HGPRT than liver, spleen or kidney, and about 4 to 5 times to that present in RBCs. This is logical as the brain is heavily dependent on salvage pathway. The imbalance in nucleotide at critical time during development may account for observed neurological manifestations. It is known that a deficiency of HGPRT is also associated with low levels of neurotransmitter. अब अगर इसकी एक्टिविटी कम होती है तो हमें ब्रेन में क्या देखने के लिए मिल रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर का अमाउंट कम हो गया, डोपामीन जो था वो कम हो गया, विच अलॉन्ग विद अदर केमिकल्स हैज अ रोल इन सिग्नलिंग द ब्रेन टू कंट्रोल फिजिकल मूवमेंट्स एंड इमोशनल बिहेवियर. और अगर न्यूरोट्रांसमीटर्स, बाकी केमिकल्स, डोपामीन, ये सारी चीज़ें प्रॉपर्ली रिलीज नहीं हो रही, इन शॉर्ट अगर ब्रेन अपना काम प्रॉपर्ली नहीं कर रहा तो हमें मेंटल डिसेबिलिटी देखने के लिए मिल रही है. प्लस ब्रेन जो है वो हमारी मसल्स को, हमारे वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शंस को, मसल मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है. इसीलिए हमें मसल या बिहेवियरल एबनॉर्मलिटी भी देखने के लिए मिल रही है, जिसमें हमने बोला था कि द पर्सन अफेक्टिंग विद LNS हैव अ टेंडेंसी टू म्यूटिलेट, या फिर कंटिन्यूस मसल मूवमेंट्स, कंटिन्यूस मूवमेंट वो लोग करते रहते हैं. The decrease in GTP level in HGPRT deficiency can be related to multiple effects in CNS. GTP is a precursor of tetrahydrobiopterin, a cofactor required in the biosynthesis of serotonin and catecholamines, including dopamine. अब HGPRT क्या कर रहा था, HGPRT का एक इंपॉर्टेंट काम होता है IMP को कन्वर्ट करना GMP में, क्योंकि जो हाइपोजेंथीन बनता है वो हाइपोजेंथीन को GMP में कन्वर्ट करता है, और GMP फाइनली किस में चेंज होगा, वो चेंज होगा GTP में. अब यहाँ पे क्योंकि ये एंजाइम प्रेजेंट नहीं है, GTP इतना प्रोड्यूस नहीं हो रहा, दैट मीन्स ब्रेन के अंदर GTP की कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, तो उससे
रिलेटेड जो बाकी के प्रोडक्ट्स थे वो भी नहीं बन रहे, जैसे कि सेरोटोनिन नहीं बन रहा, कैटेकोलामीन्स नहीं बन रहे, तो इसकी वजह से ओवरऑल जो ब्रेन की या हम कहेंगे मस्कुलर एबनॉर्मैलिटीज़ जो है वो हमें देखने को मिलेंगी। सो टू सम अप हम बोल सकते हैं कि LNS इज अ सिंड्रोम. इट इज़ अ रेयर इनबॉर्न एरर ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म दैट occurs more commonly in males than in females because it is present on X-linked gene. Males are homozygous for X-linked, Y के ऊपर कोई जीन्स नहीं होते, इसलिए अगर मेल्स के X क्रोमोसोम पे ये जीन है तो वो अफेक्टेड है. अब ये हो क्यों रहा है? इट इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी और कंप्लीट एब्सेंस ऑफ hypoxanthine guanine phosphoriboside transferase, which is encoded by HGPRT, one gene located on X chromosome. And this enzyme HGPRT, it is mainly responsible for purine salvaging, that means synthesis of purine through salvage pathway. It is characterized by neurological and behavioral abnormalities with moderate cognitive disability and hyperuricemia. It is a progressive neurodegenerative disorder. Progressive मतलब with age इसकी जो effect है, जो harmful effect है वो बढ़ते ही जाएंगे. The child has an irresistible urge to self mutilate. A significant number of patients have anemia and hematuria, and also if the uric acid concentration increases, it will eventually lead to a condition known as gout. It do causes kidney malfunctioning, kidney stones, impaired kidney, and the person affecting with these diseases have their life only for 20 to 30 years. After that, it is difficult for them to survive. So with this we are done with Lesch-Nyhan syndrome. Thank you for watching. I hope आपको ये concept समझ में आया होगा. So keep studying. All the best. Bye bye.